नमस्कार साथियों। अ, आज ये कहानी जो हंस के मार्च अंक में आई थी, इसका मैं पाठ यहाँ पे कर रहा हूँ। और कमल प्रकाश जी हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये आपने लिखी कैसे, कब लिखी और क्या, तो कुछ इसके बारे में बताएं। मुझे याद आता है कि हमारे एक दोस्त हैं और उन्होंने मुझे ये वाक़या बताया था कि एक बार किस तरह से एक शख्स का जो है वो हाथ कट गया और फिर उन्होंने बस रोकी और उसके बाद वो उसको जो है भागे, उसका जो वो हाथ का टूटा हिस्सा गिरा था, तभी एक कुत्ता आया और कुत्ता उसको पकड़ के मुंह में लेके भाग गया। और एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने मुझे एक बार एक किस्सा बताया कि स्कूल में जो है एक उनका दोस्त था और उसको बारिश बड़ी पसंद थी। जब बारिश होती थी तो वो यानी बारिश में भीगने के लिए चला जाए या उसका बड़ा मज़ा उठाए। क्लास में एक बार पढ़ते वक्त जिस खिड़की के पास वो बैठा था तो किनारे कुछ पानी की बूंदें आ रही थीं, बाहर पानी गिर रहा था, तो उसने अपना हाथ जो है उस खिड़की के बाहर कर दिया। शिक्षक उसके पास आकर के खड़ा हो गया, तब भी उसका जो है ध्यान जो है उसी पर रहा, हथेली पर, और हथेली पे गिरती हुई पानी की बूंदों पर। और शिक्षक ने फिर उसके हाथ हथेली पर जो है एक संटी मार दी। मुझे लगा कि इन दो बातों में, इन दो कथाओं में कुछ ऐसा है कि इससे आज के हमारे समय का जो एक संकट है उसको किसी तरीके से समझा जा सकता है शायद। तो उसके इर्द गिर्द ये मैंने कहानी लिखी थी। करीब ये बात होगी नवंबर 2018 की, तब इसका मैंने पहला ड्राफ्ट इस कहानी का लिखा और उसके बाद इस पे मैं काम करता रहा और फिर ये अ, कहानी बन गई और फिर मैंने ये इस तरीके से हंस में ये मार्च के अंक में प्रकाशित हुई। तो ये कहानी जो है मैं पढ़ रहा हूँ और इसका शीर्षक है ज़ख्म कुहन। मेरे ख्याल से मैं सुनाई दे रहा हूँ ठीक ठीक, मेरे ख्याल से लोग सब सुन पा रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि कोई ऐसी बात दिख नहीं रही। और मैं लाइव बहुत कम आता हूँ। एक बार राजकमल के पेज पे एक अपना नया उपन्यास आया था तो उस पे आया था, तो ये दूसरी बार है लाइव जो है। कुछ अपने संकोच कह लें या कह लें कि इस तरीके से बहुत प्रैक्टिस नहीं है, पर ठीक है, ये कहानी है, इसको मैं पढ़ देता हूँ। इसका शीर्षक है ज़ख्म कुहन। ज़ख्म कुहन का मतलब हुआ पुराना घाव। तो ये इसका कहानी का शीर्षक है, पुराना घाव। तो इसको मैं कहानी को पढ़ता हूँ। ये मार्च के अंक में हंस में आई थी। सुंदर जिस स्कूल में पढ़ता था वह एक तहजीब पसंद स्कूल था। अंग्रेजी पढ़ाते वक्त उसके अंग्रेजी के टीचर को पढ़ाने के काम में कोई भी कैसा भी दखल बर्दाश्त न होता था। पढ़ाते वक्त जरा सा भी शोर अंग्रेजी की पढ़ाई में खलल पैदा करता। वह अंग्रेजी का टीचर था और अंग्रेजी पढ़ाने के लिए उसे एक तरह की मुकम्मल खामोशी की दरकार होती थी। अंग्रेजी पढ़ाने के लिए ऐसे माहौल की ज़रूरत पड़ती कि आसपास ही क्या, दूर दूर तक से भी कोई आवाज़ न आए। जरा जरा सी आवाज़ें भी पढ़ाने के काम में खासी रुकावट डाल देती थीं। एक रोज़ बहुत दूर से आते किसी गाने की आवाज़ ने अंग्रेज़ी पढ़ाने के काम में खलल डाल दिया था। टीचर ने स्कूल के नौकर को दौड़ाया था कि वह गाना बजाने वाले को चुप करा आए।
और गाने वाले को यह भी बता आए कि वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है। दूर से आती उसकी गाने की आवाज़ अंग्रेजी पढ़ाने के काम में खलल पैदा कर रही है। पर होता यूं कि अक्सर कोई ना कोई आवाज़ अंग्रेजी पढ़ाने के काम के दौरान सुनाई पड़ जाती और अंग्रेजी का टीचर पढ़ाते पढ़ाते एकदम से उचट जाता। उसके चेहरे पर गुस्से और दिल शिकस्तगी के निशान उभर आते। क्लास में कई खिड़कियां थीं। खिड़कियों के पार स्कूल के अहाते में लगा एक पेड़ था। पेड़ पर परिंदों के घोंसले थे और अक्सर इन पेड़ से परिंदों की चहचहाहट सुनाई देती। परिंदों की चहचहाहट से अंग्रेजी की पढ़ाई में खलल पड़ता। अंग्रेजी का टीचर इस बात को बर्दाश्त न कर सकता था, पर ऐसा अक्सर होता। टीचर पढ़ाना छोड़कर खिड़की के पार मंडराते परिंदों को इस तरह देखता जैसे हाथ में खंजर पकड़े कोई अपने बरसों पुराने दुश्मन को देखता है। फिर एक दिन टीचर ने उस पेड़ के सारे घोंसलों को तोड़वा दिया। स्कूल के अहाते में कमर पर हाथ रखे खड़ा वह यह देखता रहा कि परिंदों का हर आशियाना, हर घोंसला नोचकर गिरा दिया जाए। परिंदों के इन आशियानों से कुछ अंडे नीचे गिर गए थे। उसने उन्हें कुचलवाकर जमीन पर मसलवा दिया। उसने पेड़ को तोड़कर गिराए गए हर घोंसले का मुआयना किया। परिंदों के इन आशियानों में जो भी बचे कुचे अंडे थे उसे भी निकालकर उसने कुचलवा दिया। उसे लगता कि इन्हीं अंडों में से कभी फिर और परिंदे निकल आएंगे, खामखा उड़ते फिरेंगे, चहचहाएंगे और अंग्रेजी जैसे खास अहमियत वाले सब्जेक्ट की पढ़ाई में खलल डालेंगे। उसने सारे घोंसलों को एक जगह इकट्ठा करवाया और उनमें आग लगवा दी। परिंदों के आशियाने जल उठे। जलते आशियानों के ऊपर परिंदे आसमान में गोल गोल चक्कर लगा रहे थे। सारा आसमान परिंदों की चीख से गूंज रहा था और उनकी आवाज सुनता सुंदर का टीचर खुश था। पर इसके बाद भी परिंदे आते रहे। परिंदों की अपनी दुनिया थी। वे उड़ते थे और सारे आसमान पर उनका अख्तियार था। वे उड़कर कहीं भी जा सकते थे। वे बंदिशों को न मानते थे। वे उड़कर पराए मुल्कों में भी जा सकते थे। वे सरहदों को न मानते थे। वे रोज के खाने की तलाश में न जाने कहाँ कहाँ उड़ते फिरते थे। उनके पंखों में ताकत थी। उनके पंख हवा के हमराज थे। इस तरह वे घोंसलों को जला दिए जाने और अंडों को कुचलकर खत्म कर दिए जाने के बाद भी उड़ उड़कर आते रहते। उनके आने से बार बार अंग्रेजी की पढ़ाई में खलल पड़ता। टीचर को एक और तरकीब सूझी। उसने एक दिन पेड़ के नीचे अनाज के दाने बिखेर दिए। उसने उन अनाज के दानों में चूहे मारने की दवा मिला दी। परिंदे जहर वाले अनाज के दाने चुगते और मर जाते। एक दिन एक बच्चे ने जहर वाले दाने को चुगने आए एक परिंदे को उड़ा दिया। उसे यह परिंदा बहुत प्यारा सा लगता था। वह चाहता था कि दूसरे परिंदे की तरह यह भी जहर के दाने चुगकर न मरे। सो उसने दाना चुगने आए उस परिंदे को उड़ा दिया। टीचर उस बच्चे से खफा हो गया। उसने पहले तो उसे डांट लगाई, फिर उसे आइंदा ऐसे न करने को ताकीद भी किया। एक रोज जब 3 दिन की छुट्टी के बाद स्कूल खुला तो सबने देखा कि पेड़ के नीचे सैकड़ों की तादाद में परिंदे मरे हुए पड़े थे। टीचर रोज चूहे की दवा वाला अनाज पेड़ के नीचे बगरा देता और रोज परिंदे उन दानों को चुगते और मर जाते। उनकी लाशों को वह फेंक पाता रहता। रोज ही दर्जनों परिंदों की लाशें वह फेंक पाता, पर फिर भी अक्सर परिंदे आ जाते। कोई कहता कि पास ही लगे मकई के खेतों की वजह से वे यहाँ तक आते रहते हैं, तो कोई बताता कि वे 7 समंदर पार कर आते हैं और बारिश के मौसम के बाद वापस चले जाएंगे। कोई कहता कि यह जो आसमान तक उठा हुआ इतना बड़ा नीम का दरख्त है, परिंदे इसकी वजह से यहाँ आते हैं। इस तरह तमाम जतन के बाद भी परिंदे आते और उनका चहचहाना गूंजता और इस तरह अंग्रेजी की पढ़ाई में खलल पड़ता। टीचर पिन्ना जाता। उसने तमाम तरकीबें अपनाई, और फिर भी परिंदे आ रहे थे, चहचहा रहे थे, शोर कर रहे थे। फिर उसने एक दिन उस भारी भरकम नीम के दरख्त को ही कटवा दिया, जिसके बारे में कहा जाता था कि उस दरख्त की वजह से ही परिंदे आते हैं। दरख्त की मोटी मोटी शाखें आसमान तक फैली थीं। उसकी मोटी मोटी टहनियों और पत्तों से लदी फदी डालें चारों ओर फैली थीं। स्कूल के अहाते में खड़े होकर नीम के उस दरख्त को देखने पर अंदाज न लगता था कि यह दरख्त कितना बड़ा और कितना ऊंचा है। दूर दूर तक फैली उसकी बेइंतहा शाखों से उसके इतने अजीम फैलाव का अंदाज न लग पाता था।
वह स्कूल के पूरे अहाते में तो फैला था ही, बल्कि उसके बाहर तक उसकी शाखाएं फैली थी। कटने के बाद नीम का वह अजीमोशान दरख्त एक चिंगाड़ती सी आवाज के साथ गिरा था। जमीन से टकराने के साथ उसकी शाखों और टहनियों के टूटने की खौफनाक आवाज आई थी। क्लास के सारे बच्चों ने नीम के उस दरख्त को जमींदोज होते हुए देखा था। उसके गिरने की धमक से सारी जमीन कांप गई थी। मिट्टी और कीचड़ का बवंडर सा उड़ा था। जमीन से टकराकर उसकी मोटी मोटी शाखें एक दूसरे में टूटकर एक झटके में टूटकर दूर दूर तक बिखर गई थीं। कई दिनों तक जमीन पर पड़े उस दरख्त की शाखाओं में लदे फदे पत्ते सूखते रहे थे। उसकी बेजान होकर मरती टहनियाँ अकड़ कर मुड़ती रहीं। उसका हरा रंग उसके जिस्म से कम होता रहा। उसका तना सूख कर बेजान होता रहा। पता नहीं कब नीम के उस दरख्त की सांस टूटी, किसी को पता नहीं। दरख्त भी सांस लेते हैं, कहते हैं कट जाने के बाद भी कुछ दिनों तक भी सांस लेते रहते हैं, पर उनकी सांस सुनाई नहीं देती। इस तरह उनकी सांस का बंद होना भी पता नहीं चलता। पर नीम का दरख्त कट जाने के बाद भी परिंदे आते रहते। यह था कि स्कूल के अहाते में अब नीम का वह दरख्त नहीं था, पर अब भी हवा थी और आसमान था। मकई के खेत थे और 7 समंदर पार से आने वाले परिंदों के किस्से थे। अब भी बारिश थी और बारिश में निकल आने वाले कीट पतंगे थे। अब भी सूरज था, अब भी रात थी, अब भी दिन था, अब भी जमीन गोल गोल घूम रही थी। इस तरह परिंदे आते रहते। क्लास की खिड़कियां बंद कर देने के बाद भी उनकी चहचहाहट सुनाई देती। खिड़कियों के बंद पल्लों को पार कर उनकी आवाज आती। किसी दरवाजे की संद से पार होकर उनकी चहचहाहट स्कूल की उस क्लास में आ ही जाती। बच्चों को जिंदगी में तरक्की करने के लिए अंग्रेजी की पढ़ाई करनी थी। बिना अंग्रेजी की जिंदगी बेकार है, ऐसा माना जाता। अंग्रेजी का इल्म सबसे आले दर्जे का इल्म माना जाता था। अंग्रेजी की पढ़ाई सबसे खास थी। इस तरह अंग्रेजी का टीचर बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाकर अंग्रेजी पढ़ाने का सबसे नेक काम कर रहा था। पर परिंदों को इन सब बातों से कोई मतलब न था। वे क्लास के बाहर उड़ते फिरते और चहचहाते रहते। परिंदों को अंग्रेजी पढ़ने पढ़ाने की बात समझ न आती। आती भी कैसे? वे कोई इंसान थोड़े हैं। वे तो बस बेमतलब आसमान में उड़ते रहते हैं। उनमें अकल नहीं होती। मेरा बस चले तो इन सब के पंख कटवा दूं। ना रहेंगे पंख, और ना वे इस तरह अंग्रेजी की पढ़ाई के बीच में उड़कर चले आएंगे, और ना ही चहचहाते हुए शोर करेंगे, और ना ही अंग्रेजी पढ़ाने के काम को डिस्टर्ब करेंगे। टीचर ने कहा था एक बार। टीचर का यकीन था कि अगर इन परिंदों के पंख काट दिए जाएं तो देर सबेर ये मर जाएंगे। ये जिंदा ही इसलिए हैं क्योंकि ये उड़ पाते हैं। मारने का सबसे आसान तरीका है कि पंख काट दो, पर पंख काटने का यह काम इतना आसान तो नहीं है। कहां तक और कितनों के पंख काटोगे? फिर क्या यही एक काम रह गया है? दुनिया को ठीक करने का ठेका क्या सिर्फ अंग्रेजी की टीचर ने ले रखा है कि पंख काट देने का नेक काम भी बस वही करे? सुंदर को बारिश बहुत अच्छी लगती थी। जब साल की पहली बारिश होती, वह कपड़े उतारकर बरसती बूंदों के बीच चला जाता। आसमान की ओर हाथ उठाकर गोल गोल घूमता, बारिश की बूंदों के बीच नाचता, पानी के चहबच्चे पर उछलता और पानी के छपाके उड़ाता। आसमान की ओर मुंह करके अपना मुंह खोल लेता, जीभ बाहर निकालकर उस पर बूंदों के गिरने को महसूस करता। पलकों पर गिरती बूंदों से आंखें मिचमिचाता, हथेली पर बारिश की बूंदों को नचाता। उसकी माँ उसे ऐसा करता देख खुश होती। वह इतना दीवाना था कि वह बादलों का इंतजार करता था। जब चींटियां मुंह में अंडे उठाकर कतार में चलती दिखती, तो वह सारा दिन बार बार नजरें उठाकर आसमान को देखता। शायद बादल का कोई टुकड़ा दिख जाए आसमान की सरजमी पर फिसलता। अगर फिर भी बादल न आते तो रात को माँ से बार बार पूछता कि बादल कब आएंगे, क्या रात को आ जाएंगे या फिर सुबह या उसके बाद। एक रात जब वह सो रहा था, बारिश शुरू हो गई थी। माँ ने उसे देर रात को जगा दिया था। वो और उसकी माँ देर रात को बारिश की आवाज सुनते रहे थे। सारी दुनिया सो रही थी और माँ और बेटा बारिश की आवाज सुन रहे थे। घर के आंगन में कोई बर्तन छूट गया था और बारिश की एक धार रह रहकर उस बर्तन पर गिरती थी। एक तय वक्त के फासले के बाद बारिश की वह धार उस बर्तन पर गिरती और फिर जरा सी देर को उस धार का गिरना थम जाता। थम जाने के थोड़ी देर बाद वह धार फिर गिरती और फिर थम जाती। इस तरह एक तय सिलसिले से वह धार बर्तन पर गिरती थी।
बर्तन पर इस तरह गिरती पानी की धार, जब बर्तन से टकराती तो बर्तन टनटनाता हुआ बज उठता। पानी की धार की चोट से बर्तन के टनटनाने की आवाज़ आती रहती, एक ही सिलसिले से, मुसलसल, बार बार। लापरवाही से आंगन में छूट गए बर्तन पर बारिश की धार इस तरह गिरती मानो बर्तन पर अपनी धार की चोट से आवाज़ का कोई सिलसिला उठाना चाह रही हो। मानो यह आंगन में छूट गए बर्तन पर बारिश की धार गिरना न हो, बल्कि कोई धुन हो, कोई नगमा, बर्तन की टिनकती आवाज़ की कोई लय। बूंदों की धार से बर्तन के धातु पर कोई थाप हो जैसे। रात की बारिश को सुंदर बड़ी मोहब्बत से सुनता। बारिश में घर के आंगन में आवारा छोटे बर्तन की टिनटिनाती आवाज से उसका मन खिल उठता। इस तरह उसका मन बारिश में था। जिस चीज में सुंदर का जी सबसे ज्यादा लगता था वह बारिश थी। क्लास में अंग्रेजी की पढ़ाई में सिर्फ परिंदों की चहचहाहट के कारण ही खलल नहीं पड़ता था, तमाम और चीजें भी थीं जो अंग्रेजी की पढ़ाई में रुकावट डालती थी। इस इलाके में हवा खूब बहती है, यूं तो वह साल भर सारे साल बहती है, पर बारिश में उसके बह निकलने का कोई अंदाज, कोई सुराग लग नहीं पाता। हवा कभी भी कहीं भी बहनी शुरू हो जाती है। एक बार बहना शुरू होने के बाद फिर वह अपनी ही रौ में बहती है। वह क्लास की खिड़कियों को थपथपाती रहती है। खिड़की के पल्ले बंद होने पर भी बहती हवा की थपक से हिलते डुलते हैं। उनकी बंद कुंडी अपने खांचे में डोलती है। खिड़की पर हवा की थपक बेतरतीब तरीके से देर तक होती रहती है, कभी रुक रुक कर तो कभी अचानक एक के बाद एक थोड़ी देर तक। इस इलाके की हवा को कोई शऊर नहीं है, वह बहुत बेअदब है। इतनी बेअदब कि वह स्कूल की खिड़कियों को इस तरह थपकती है माने वे स्कूल की खिड़कियां ना हो बल्कि हवा के अपने घर का दरवाजा हो। मानो वे स्कूल की खिड़की के पल्ले ना हो बल्कि हवा के अपने घर के दरवाजे के पल्ले हों, और बेवक्त घर आने के कारण घर वाले घर का दरवाजा न खोल रहे हों, और इस तरह वह हवा अपनी झुंझलाहट में दरवाजे का पल्ला पीट रही हो। खिड़की के पल्ले को अपने ही घर का दरवाजा समझकर बहुत यकीन से और झल्लाहट से उसे खड़खड़ा रही हो। कभी यूं भी लगता मानो हवा कोई दिल्लगी कर रही है। हवा की थपक पर क्लास की खिड़की के शीशे थरथरा जाते। खिड़की के अपने फ्रेम में फंसे कांच के शीशे तेज बहती हवा में कपकपा उठते। लापरवाही में एक आध बार खुले रह गए खिड़की के पल्लों को हवा ने इस कदर थपथपाया था कि उन पल्लों के फ्रेम में जड़े शीशे चटक गए थे। वे आज भी चटके हुए शीशे उन खिड़कियों के पल्लों में फंसे हैं। हवा की दस्तक पर दरवाजे की कुंडी न जाने किस बेख्याली में डुलती है, न जाने किस नगमे की धुन पर टिनकती रहती है। स्कूल के आसपास हवा कुछ इस तरह बहती है कि सीटी किसी एक सी आवाज़ सुनाई देती है। कभी यूं भी होता है कि हवा के साथ सूखे पत्ते भी चले आते हैं, वे नाचती हवा के साथ नाचते रहते हैं। कभी हवाओं का शोर इतना हो जाता है कि अंग्रेजी के टीचर को बीच में ही पढ़ाना बंद करना पड़ता है। ऐसे में सुंदर का मन क्लास से बाहर जाने का होता है, पर क्या करें, यह अंग्रेजी की क्लास है और बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं। क्लास में उसके जैसा एक और लड़का है, उसे भी ऐसा ही लगता है। जब हवा बहने लगती है तो उसे भी लगता है चलो बाहर चलें, पर ज्यादातर लड़के लड़कियां उनकी इस बात पर रजामंद नहीं है कि जब हवा चल रही हो तो उस हवा में उछल कूद करने क्लास के बाहर चले जाना चाहिए। हवा में ऐसा क्या है कि बाहर चला जाए, वह भी अंग्रेजी जैसे सब्जेक्ट की क्लास छोड़कर। ये दोनों लड़के ना पागल हैं, एकदम पागल, वे सब कहते हैं। एक दिन अंग्रेजी का टीचर वर्ड्सवर्थ की एक कविता पढ़ा रहा था। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन एंड आई विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पाइटी। क्लास के सिलेबस में वर्ड्सवर्थ की 3 कविताएं हैं और टीचर बड़े विस्तार से उन्हें समझाता रहता है। बच्चे कुदरत को बेहतर जानते हैं क्योंकि वे जंगलों, नदियों, झुरमुटों, घास और तमाम पशु पक्षियों के बीच खेलते रहते हैं, और इसी वजह से बच्चों में कुदरत का इल्म कहीं ज़्यादा होता है। और इसलिए कवि कहता है कि बच्चे इंसानों के पिता के समान हैं। जंगलों, नदियों और तमाम कायनात के रंगों को बेहतर समझने वाला शख्स यानी बच्चे इंसान के पिता के समान अगर न हो तो कौन हो भला। अंग्रेजी का टीचर अपनी रौ में समझाता जा रहा था, पर तभी तेज हवाएं बहने लगी। अंग्रेजी की कविता की पढ़ाई को बीच में ही बंद करना पड़ गया। हवा दरवाज़ों के पल्लों को भड़बड़ा रही थी और अंग्रेजी के टीचर के जहन में 2 बातें चल रही थीं। पहली वर्ड्सवर्थ की लाइन,
एंड आई विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पाइटी, और दूसरी भोग के रूपक वाली एक गाली जो न जाने वह किसे तो देना चाह रहा था। तभी जोर की बिजली कड़कने की आवाज़ आई। स्कूल की इमारत के एक तरफ से दूसरी तरफ तक बिजली के कड़कड़ाने की आवाज़ गुजरती गई। स्कूल की पीतल की घंटी झिझकती सी टिनक उठी और प्रिंसिपल के कमरे की खिड़की पर लटके वर्टिकल ब्लाइंड्स हल्के हल्के कांपने लगे। छत से गिरते परनाले की आवाज़ पल भर को थम गई और फिर अगले ही पल धीरे धीरे फिर से सुनाई देने लगी। क्लास में बच्चों के हाथ में पेन रुक गए और अंग्रेजी के टीचर ने बिजली की जोर की कड़कड़ाहट पर अपनी आंखें बंद कर ली। एक लड़की ने पास बैठी लड़की का हाथ बिजली की धमाकेदार आवाज़ के साथ ही एकदम से थाम लिया। कुछ बच्चों को ऐसा लगा मानो उनके पैरों के नीचे से कोई धड़धड़ाती रेल गुजर गई हो अकस्मात। अगले ही पल अंग्रेजी की टीचर ने धीरे से आंखें खोली और टेबल पर रूल और अंग्रेजी की किताब पटकी और क्लास से बाहर आ गया। क्लास के बाहर दालान से गुजरते उसके चेहरे पर गुस्से और रंज की लकीरें थीं। वह बुदबुदाता, गाली देता टीचर रूम की तरफ चला जा रहा था। क्लास में सनाका खिंचा था। क्लास में कभी सुंदर के डेस्क से लगी खिड़की खुली होती, कभी वह झिझकता सा उस खिड़की को खोल देता। खिड़की खोलते वक्त वह कनखियों से अपने सहपाठियों को देखता। सहपाठी अचरज से उसे खिड़की खोलता देखते। वह सहपाठियों से नजरें चुराता खिड़की खोल देता। क्लास में एक अजीब सी चुप्पी होती, एक कातर सी खामोशी, एक अटकी हुई सी तन्हाई। खिड़की खोलते वक्त कभी वह किसी की ओर न देख रहा होता तो कभी सिर झुकाकर धीरे से बड़ी नफासत से खिड़की खोल देता, मानो खिड़की खोलना भी कोई गुनाह हो, कोई बेशऊर किस्म का काम हो। उस दिन बारिश धीरे धीरे शुरू हुई थी। अंग्रेजी का टीचर अंग्रेजी पढ़ा रहा था, वही वर्ड्सवर्थ की एक कविता। खिड़की के पार जमींदोज होकर सूख चुके पेड़ के टुकड़े पड़े थे। पेड़ के उन टुकड़ों में कहीं कहीं कुकुरमुत्ते उग आए थे। स्कूल के अहाते में हवा में लहराती ऊंची ऊंची घास के बीच पीले लिली के फूल उगे थे। फूलों की पंखुड़ियां बहती हवा में कपकपा रही थीं। हवा में डोलती घास के साथ साथ लिली के फूल भी अपने नाजुक तने के साथ डोल रहे थे। हवा के साथ घास इस तरह डोलती मानो घास के दरिया में लहरें उठ रही हों, एक के बाद एक हवा के झोंके के साथ साथ। एक जगह से दूसरी जगह तक एक के पीछे एक लहरिया लकीरों में आगे बढ़ती लहर। लिली के फूल भी अपने नाजुक तने के साथ घास के दरिया में चलती उन लहरों में लहर के साथ साथ हरकत करते, ताल से ताल मिलाते से डोलते। घास के भीतर और आसपास अनाज के कुछ दाने बिखरे थे। दानों में चूहे मारने की दवा लिपटी थी। दानों पर लिपटी चूहे मारने की दवा बारिश में घुलकर जमीन में समा रही थी। जो बारिश हो रही थी वह बारिश न होकर फुहार थी। इस फुहार में भी एक चिड़िया न जाने कहाँ से आ गई थी। कभी फुहार और डोलती हवा के बीच वह चिड़िया दूर तक गोल गोल चक्कर लगाती तो अगले ही पल खिड़की के विंडो पैन पर बैठकर अपने पंख फटकारती, परों को झटकती, पानी की बूंदों को अपने पंखों से अलग करती। चिड़िया को इस बात से मतलब न था कि जमीन में बिखरे अनाज के दानों पर लिपटा चूहे मारने वाला जहर इस फुहार के पानी में घुलता जा रहा है। उसने विंडो पैन पर बैठकर इत्मीनान से अपने पंख फटकारे और फिर अपनी गर्दन उचकाते हुए, अपनी चोंच आसमान की ओर करते हुए कुहू उहू की आवाज में कुछ गाने की कोशिश की। सुंदर की क्लास में उसके डेस्क के साथ लगी खिड़की के बहुत पार दूर तक बिखरे काले बादल धीरे धीरे सरक रहे थे, मानो बेहद फुर्सत में हो। गिरती फुहार की हवा के साथ जुगलबंदी थी। उस फुहार को हवा के साथ क्लास की खिड़की से क्लास के भीतर तक आ जाने में कोई गुरेज न था। वह 2 बार लहराती हुई सुंदर के डेस्क से लगी खिड़की से भीतर तक आ चुकी थी। उसने एक बार सुंदर के गालों, आंखों, होठों और पेशानी को छुआ था। एक हल्की से लहराते झोंके के साथ वह सुंदर के चेहरे पर पल भर को अटखेलियां करके लौट चुकी थी। हवा में फुहार की उस लहर ने सुंदर के चेहरे को भिगोया न था, बस हल्का सा गीला कर दिया था। हवा के साथ लहराती फुहार जब दोबारा आई तो पहले से ज्यादा इठला रही थी और इस बार सुंदर के बाल भीग गए थे। अंग्रेजी का टीचर पढ़ा रहा था और सुंदर खिड़की के पार देख रहा था। टीचर वर्ड्सवर्थ की कविता पढ़ा रहा था और सुंदर ने आहिस्ते से अपना हाथ खिड़की से बाहर कर दिया था। उसका हाथ गिरती फुहारों के बीच था। टीचर कह रहा था, I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. मैं एक ऐसे तन्हा बादल की तरह से भटका
जो उड़ता फिरता है ऊंचाइयों पर, घाटियों और पहाड़ों के ऊपर, और सुंदर की उंगलियों पर बारिश की फुहार की नाजुक बूंदें पड़ रही थीं। वे गिरती और उसकी उंगली पर ठहर जाती। अंग्रेजी के टीचर ने कहा था कि सब बच्चे खिड़कियां बंद कर दें, पर सुंदर उसकी बात सुन न पाया था। अंग्रेजी की टीचर ने कहा था कि सब बच्चे इस कविता को सुने, पर सुंदर बारिश के मंजर में डूबा था। जब वह बारिश में मगन था, उसकी भौहों और पलकों पर फुहार की बहुत महीन बूंदें आ जमी थीं। उसकी आंखों में एक किस्म की चमक उतर आई थी। चेहरे पर राहत भरी खुशी की न जाने कैसी कैसी तो लकीरें। उसे यह तो पता था कि जो खिड़की के पार कटा सूख चुका नीम का दरख्त है, वह अंग्रेजी के टीचर ने ही कटवाया है, जिसने चिड़ियों के अंडों को फोड़ फोड़ कर खत्म कर दिया और उनके घोंसले जलवा दिए, वह यह टीचर ही है। जो चिड़ियों के दानों में जहर मिलवाता है, वह भी यही है, पर वह बच्चा था और उसे इन सब बातों का ठीक ठीक मतलब तब पता न था। वह इतना बेखबर था कि उसे पता भी नहीं चला कि अंग्रेजी का टीचर कब उसके पास आकर खड़ा हो गया है, कि उसकी सारी क्लास उसे देख रही है, उसकी तरफ हर कोई देख रहा है, उसे पता न था। अंग्रेजी के टीचर ने खिड़की के बाहर चहकती, चहचहाती, उड़ती फिरती चिड़िया को देखा। उसने पल भर को घास में पड़े और बारिश में भीग कर अपना जहर खोते बीजों को देखा। उसने अचानक गरजकर खामोश हो जाने वाले बादलों के काले हराते झुंड को देखा। फिर उसकी नज़र सुंदर के हाथ पर पड़ी। बारिश में भीगती उसकी उंगलियों को उसने पल भर को देखा। हथेली के उथले गर्त में भरे पानी और उस पानी पर टपटपा कर छपाका करती गिरती बूंदों को देखा। टीचर गुस्से से भर उठा। धीरे धीरे वह अपने आपे से बाहर हो गया। उसने बारिश की फुहारों में पसरी सुंदर की हथेली पर जोर से बेंत मारी, अपनी पूरी ताकत से। बदतमीज! टीचर के जहन से उछलकर तमाम गालियां उसकी जबान तक आ गई थीं, पर वह बार बार बदतमीज कहता रहा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। सुंदर के हाथ पर उसने पूरी ताकत से बेंत मारी थी। बेंत उसकी हथेली पर इतनी जोर से लगी थी कि हथेली की खाल एक झटके में उधड़ गई थी। सुंदर को पल भर को लगा मानो किसी ने उसकी हथेली पर जलते अंगारे रख दिए हों। उन अंगारों की आग में एक झटके में उसकी खाल जल गई हो। बेइंतहा तकलीफ और दर्द से वह बिलबिला उठा। उसने अपना हाथ झटके से खींचकर अपने पेट पर चिपका लिया। वह दर्द के मारे जोर से चीख पड़ा। उसके चीखने की आवाज़ पल भर को सारे स्कूल में गूंज उठी। उसकी चीख पर क्लास के दूसरे बच्चे ठहाका लगाकर खिलखिला दिए। उसकी चीख का पीछा करती उसकी स्कूल के दूसरे बच्चों के खिलखिलाने की आवाज़ थोड़ी देर तक सुनाई देती रही। पढ़ो, अंग्रेजी के टीचर ने चीखते हुए उससे कहा। फैलकर चौड़ी हो गई उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। टीचर की चीख सुनकर खिलखिलाती क्लास एकदम से चुप हो गई। दर्द से कराहता सुंदर धीरे धीरे खड़ा हो गया। हथेली की उधड़ी चमड़ी से खून रिसने लगा था। बंद मुट्ठी में बंद जख्म से रिसते खून से मुट्ठी भीग गई थी। दर्द की एक नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ से रह रहकर उसकी चीख निकल पड़ती थी। उसकी चीख के जवाब में टीचर की गुस्से से भरी गुर्राती और धमकी भरी आवाज़ आती। उस आवाज़ में इंतकाम की न जाने कौन कौन से लफ्ज़ों की आवाज़ शुमार होती। पढ़ो, पढ़ो। सुंदर ने सामने बोर्ड पर लिखे को देखना चाहा, पर आंसुओं से भरी आंखों के सामने सारा नज़ारा धुंधला हो जाता था। उसने अपनी शर्ट की बांह से अपने आंसू पोंछे और सामने बोर्ड की तरफ देखने लगा, पर कुछ भी दिखने से पहले आंसू निकल आते थे और बोर्ड पर लिखा हर लफ्ज़ बेशक्ल होकर धुंधला हो जाता था। टीचर जोर जोर से चीख रहा था, पढ़ो, पढ़ते क्यों नहीं, पढ़ो। खौफजदा सुंदर घबराया और रोता, पढ़ने के लिए बार बार आंसू पोंछता। दर्द से कराहता उसका मन जोर जोर से रोना चाह रहा था, पर चाहने से क्या होता है। अगर आप दर्द के कारण जोर जोर से रोना चाहें तो भी उससे क्या हो सकता है। वह बच्चा था, उसे बोर्ड पर लिखे को पढ़ना था और इस तरह उसे खुद को जब्त करना था। सुंदर को उसके सिर के ऊपर से गुर्राती आवाज आती थी, पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। For oft when on my couch I lie in कोई हिचकी उठती है, टपकता है आंसू चुपचाप, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड। इसका मतलब है कि अक्सर जब मैं अपने बिस्तर पर पड़ा होता हूँ तन्हा, जब कहीं कोई कहीं नहीं होता और जब घिर घिर आती हैं तकलीफ़ें। जहन में कोई चित्कार था,
चित्कार के मुंह को अंग्रेजी के टीचर की हथेली ने दाब रखा था। मन को काट कर टुकड़े टुकड़े करता कोई खंजर था जो चल रहा था बेतहाशा। मन का हर टुकड़ा चुपचाप गिरता था। मन के गिरते टुकड़ों की कोई आवाज न आती थी, वे बेआवाज गिरते जाते थे। पूरी क्लास चुपचाप थी, हर तरफ सन्नाटा था। स्कूल के अहाते में काट कर जमींदोज किए गए नीम के दरख्त के सूखे टुकड़े मुंह बाए पड़े थे। मर चुके पेड़ की सूखी लकड़ी पर भूरी सफेद मशरूमों की कई कतारें उग आई थीं। घास में खोए हवा में कपकपाते पीले लिली के फूल चुपचाप बारिश में भीगते थे, आसमान की ओर टकटकाते। एक लड़की चुपचाप आंसुओं से भरी सुंदर की आंखें देखती थी। एक लड़का बार बार आंसू पोंछते सुंदर को कनखियों से झांक कर देखता था। एक लड़की के पैर और होंठ कांपते थे। एक लड़का चुपचाप सुंदर की कपकपाती आवाज में अंग्रेजी की कविता की इबारत को गौर से सुनता था। सुंदर खुद को जब्त करता था, बार बार जब्त करता था। उसकी छाती हिचकियों से भर उठती थी, गले में आवाज अटक जाती थी। They flash upon that inward eyes which is the bliss of solitude। वे तमाम डैफोडिल के फूल जो कांपते हैं हवा में, टिमकते हैं सितारों की तरह। उस कामिल उस मुतलक तन्हाई में वे दिखते हैं मेरे मन की आंखों के सामने, और इस तरह मेरे मन की उजाड़ जगहें खुशियों से भर उठती हैं। पढ़ पढ़, चीखता है अंग्रेजी का टीचर। सुंदर के कपड़ों से टकराती है अनजान देशों से आई फुहार। उसके बालों में रमती जाती है गीली हवा की ठंडक। उसका दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होता जाता है। आंसुओं से भरी आंखों के धुंधलके में दफन होते जाते हैं अनजान मुल्क की अनजान जबान के कवि के अल्फाज। हथेली खून से भीगती जाती है, कपकपाते हैं पैर और लड़खड़ाती है ज़बान, थरथराते हैं होंठ। एंड देन my heart with pleasure fills and dances with the daffodils। फिर मेरा यह मन खुशियों से भर उठता है और नाच उठता है डैफोडिल के उन फूलों के साथ। इस तरह खत्म होती जाती है कविता। गुस्से और नफरत के साथ घूरता है अंग्रेजी का टीचर। जमीन की ओर सिर किए रोता बिलखता सुंदर हाथ जोड़कर उससे दरख्वास्त करता है, अब आगे से ऐसा न करूंगा, माफ कर दो ना सर। उस रोज जब वह घर लौटा तब भी वह रो रहा था। उसकी हथेली में निकल आया खून जम गया था। उसके पिता ने उसे रोता देख कहा था, रोता है, इतनी सी बात पर रोता है, चल चुप हो जा। सुंदर की हथेली पर बना घाव कुछ दिनों में पक गया था। सरकारी अस्पताल में उसके घाव में डॉक्टर ने चीरा लगाया था। अब की बार सुंदर ने खुद को बेहतर तरीके से जब्त किया था। चीरा लगते वक्त वह एक बार भी नहीं चीखा, बस उसके होंठों से रह रहकर सिसकियां उठती थीं। एक दो बार आंखों में पानी भी भर आया। घाव की मरहम पट्टी के बाद डॉक्टर को देखते हुए मुस्कुराया था। बहादुर लड़का, डॉक्टर ने कहा था। डॉक्टर ने जानबूझकर उसकी हौसला अफजाई की थी। डॉक्टर ने उसके हाथ को उलट पलट कर देखा था। हथेली पर बेंत की चोट के निशान के अलावा और कोई चोट न थी। डॉक्टर को बेंत की चोट के निशान का मतलब पता था। उसे हथेली पर पड़ी बेंत की चोट के निशान का मतलब खूब पता था। उसे पता था कि आजकल मुल्क में अंग्रेजी का बड़ा जोर है। वह डॉक्टर था और वह यह सब जानता ही था। सुंदर के एक हाथ में पट्टी थी और बाहर बारिश थी, और उसने इत्मीनान से बारिश की गिरती बूंदों में अपना दूसरा हाथ दे रखा था। वह घर में था। यह खिड़की घर की खिड़की थी, यह स्कूल की खिड़की न थी। इस तरह वह इत्मीनान से बाहर गिरते पानी में अपना हाथ डाल सकता था। उसके जहन में पिता की बात थी, रोता है, इतनी सी बात पर रोता है। और डॉक्टर की बात भी, बहादुर लड़का। वह खुद ही खुद में मुस्कुराया था। वह जब जब कागजों पर लिखी अंग्रेजी की कविताओं को देखता, उसे बारिश में नाचती उंगलियां और बेंत की मार से चोट खाए हाथ से निकलता खून दोनों दिखता। जब वह उन्हें पढ़ता, उसे अपनी हथेलियों से उतरकर जहन को चीरता कोई बेहद खौफनाक दर्द महसूस होता। वर्ड्सवर्थ और कीट्स की कविता के पार एक चीखते टीचर का चेहरा दिखता। अंग्रेजी के कुछ सबसे खूबसूरत और बार बार काट कर फिर से रखे गए कुछ बहुत जानदार अल्फाजों के पार उसे उस लड़की का चेहरा दिखता जो आंसुओं से भरी उसकी आंखों को एकटक देखे जा रही थी। अंग्रेजी में लिखी कीट्स की किसी इबारत के पार उसे क्लास में गूंजती सिसकियों की आवाज और एकदम खामोश बैठे उसके सहपाठी एक साथ दिखते। उसे सपनों में कविता पढ़ाने वाला टीचर दिखता और वह एक अजीब से खौफ से चौंक कर जाग उठता। कविता पढ़ते उसका जिस्म कांप उठता। कविता की तमाम इबारतों को छूते उसका मन चीख पड़ता। पर बारिश को देखकर उसका मन अब भी मचल उठता। मन है, मन का क्या कीजिए।
भले हथेली पर घाव बन आए, पर फिर भी मन अगर किसी बच्चे का मन हो तो क्या हो। इस तरह वह टीचर की बात न मान सकता था। ऐसी भयानक मार के बाद भी टीचर को यह कभी भी पता न चलना था कि उसने एक ऐसे लड़के को बारिश के लिए सजा दी थी जो कि बारिश का दीवाना था। वह बचपन में था और बारिश की दीवानगी में था, इस तरह वह आगे न बढ़ सका। पिता की आमदनी कोई खास न थी। उसके 2 भाई और एक बहन थी। गांव में ज़मीन का एक टुकड़ा था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ उसके पिता ने उसे गांव भेज दिया। गांव का घर 2 कमरे का कच्चा घर था। जमीन का टुकड़ा घर से थोड़ा दूर था। जमीन के पास एक नदी थी जो अक्सर सूखी रहती। जब 10-15 दिन बारिश होती वह कुछ समय के लिए बह निकलती और फिर धीरे धीरे सूखने लगती, पर हमेशा ऐसा न था। पहले के दिनों में नदी साल भर बहती थी। जिन दिनों नदी साल भर बहती थी उन दिनों पिता की इस जमीन का गांव में बड़ा मोल था। पर धीरे धीरे पहले नदी की धार टूटी और फिर नदी का बहना बंद होता गया। इस तरह वह सिर्फ बारिश में बहती और वक्त सूखी पड़ी रहती। गांव के किसान बारिश के मौसम में बाजरे की फसल लगाते हैं। बारिश के पानी में यह फसल धीरे धीरे बढ़ती है। सुंदर ने देखा कि गांव में बारिश शहर में बारिश से बहुत अलग है। शहर में बारिश किसी मुसीबत की तरह से आती है। गंदे नाले भर उठते हैं और जगह जगह पानी भर जाता है। जरा तेज पानी गिरे तो सड़कें पानी में डूब जाती हैं। कभी कभी तो गली में बढ़ता पानी शहरों में कभी कभी तो गली में बढ़ता पानी घर की देहरी पार कर घर के भीतर तक चला आता है। यह एक वजह है कि शहर के लोग बारिश का लुत्फ ठीक से नहीं उठा पाते। वे खुश तो होते हैं पर उन्हें यह भी ख्याल रहता है कि यह बारिश मुसीबत भी लाएगी ही। शहर के लोगों को यह ख्याल ही नहीं आता कि अगर नाली चौड़ी हो और पानी की निकास ठीक ठाक हो तो भला पानी घरों में क्यों घुसे, नाले क्यों बजा जाएं। वे बस बारिश को ही इसके लिए जिम्मेदार मानते रहते हैं। पर गांव में बारिश बिल्कुल अलग चीज है। गांव की चौपाल में लोग अक्सर बारिश के बारे में बातें करते हैं। गांव में बारिश की बातें बारिश आने के बहुत पहले से ही शुरू हो जाती हैं। वे लोग इस साल आने वाले बादलों के बारे में बात करते हैं। क्या वे पिछले सालों की तरह ही घने और काले होंगे और खूब बरसेंगे। वे बारिश के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, जैसे क्या इस बार बारिश जल्दी आएगी, क्या अच्छी बारिश होगी, ये जो बादल हैं आसमान में टिके इनका क्या मतलब है, वगैरह वगैरह। गांव के लोग बारिश के बारे में चहकते हुए बातें करते हैं। गांव में पहली बारिश किसी जश्न की तरह आती है। वह सूखती जमीन के लिए आती है, वह खेतों के लिए आती है। शाम के खाने पर अपने अपने हिस्से की रोटियां तोड़ते कुनबे के चेहरे पर बारिश के आ जाने की खुशी इतनी पाक साफ होती है कि बहुत आसानी से तस्दीक की जा सकती है। यह उनकी आंखों में मुस्कुराती सी चमक की तरह दिखती, उनकी बेचैनियों में यह डगमगाती। किसानों के होठों पर न जाने किस दुनिया का किस्सा यह बारिश बयान करती। बारिश के लिए अपने परवरदिगार का शुक्रिया अदा करती औरतों की आंखों में न जाने किस जहान की चमक उतर आती। आदमियों के चेहरे पर एक किस्म का यकीन, सबको खुश होता देख खुश होते बच्चों की भाग दौड़ में न जाने कौन सी दुनिया का चैन, कौन सी दुनिया की खुशनसीबी उतर आती। खेती की काम की अपनी तकलीफें हैं। अनाज का सही मोल नहीं मिलता। अक्सर बेमौसम की बारिश, ओला या पाला पकती फसल को मार जाता है। कुछ किसानों ने ज़मीन बेच दी और शहर चले गए, पर कुछ नहीं गए, कुछ कभी नहीं जाएंगे। वे ही क्यों चले जाएं? वे ही क्यों? ठीक है कि यह जिद है, गरीब और बहुत कम जाने वाले गांव के लोगों की जिद, पर यह जिद ही सही। हर तकलीफ के बाद भी वे उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। वे इसके लिए तैयार नहीं। बारिश हर साल आती है, कोई नई बात नहीं, पर वे हर साल इसका इंतज़ार करते हैं। हर साल खुश होते हैं। बारिश सबसे बड़ा त्योहार है। यह ठीक है कि यह किसी त्योहार की तरह नहीं मनाया जाता, पर यही है। फसल के लिए तैयार होते खेत पर गांव की बारिश इस तरह गिरती मानो अपने पानी में मोहब्बत का कोई रंग घोल लाई हो। बीजों को खुद में छिपाए सूखी जमीन पर जब वह फुहार होकर गिरती तो लगता मानो सारी कायनात में मुस्कुराहटों का कोई त्योहार चल रहा है। सुंदर को यह गांव अपने लोगों की दुनिया की तरह से दिखता है। वह बारिश का मान रखने वाले लोगों को बहुत तवज्जो देता है। जिस दुनिया में बारिश जश्न की तरह हो वही उसकी दुनिया है। उसे लगता है क्या ही अच्छा हो जो वह सारी जिंदगी के लिए इस गांव में रह जाए। एक रोज शहर जाते वक्त सरकारी बस की खिड़की के पास बैठे सुंदर के जहन में जाने कहां कहां के ख्याल आ रहे थे। बाहर होती बारिश की बूंदों में उसने हमेशा की तरह अपना हाथ दे रखा है। उंगलियों पर गिरती बूंदें उंगलियों पर कुछ इस तरह गिरती हैं कि उसे अपनी पहली माशूका का चुंबन याद आता है।
उसने बेहद हौले से उसकी हथेली को अपने हाथों में लेकर उसकी उंगलियों पर अपने गीले होंठ टिका दिए थे। उसे हथेली पर अंगार की तरह बरसती अंग्रेजी के टीचर की बेंत याद आती है, पर फिर भी उसका मन जरा भी नहीं हिचकता। वह बारिश में अपनी उंगलियां नचाता है। बारिश की बूंदें उसकी उंगलियों पर छपाका होती हैं। उसकी उंगली से टकरा टकरा कर महीन बूंदों में टूट कर बिखर जाती हैं। उसे लगता है मानो वह अब भी बच्चा है और उसकी जिद पर उसकी बहन उसकी हथेली पर मेहंदी रचा दे रही है। जिस तरह मेहंदी का ठंडा घोल एक लकीर में हथेली पर टिकता है, उसी तरह एक लकीर में हथेली की खाल पर फिसलती जाती है बारिश की कोई आवारा बूंद। खाल पर पानी की लकीर छोड़ती। उसे हथेली के जख्म पर चीरा लगाने वाले डॉक्टर की बात याद आती है, बहादुर लड़का। और वह याद करता है अपनी वह मुस्कान जो बेहद तकलीफ के बाद भी उसने अपने होठों पर उतार ली थी। उसकी हथेली में जमा पानी का पतला परनाला बस की तेज रफ्तार के कारण हाथ से टकराती हवा में टूटती बूंद बूंद होती लकीर में हवा में उड़ता चला जाता है। उंगलियों पर बारिश के अपने किस्से हैं, हथेली पर टप टप गिरती बूंदों के अनगिनत अफसाने। बस की खिड़की के बाहर अपनी उंगलियों पर गिरती बूंदों से न जाने उसे क्या क्या तो याद आता है। अब की वह अपने पिता से कह ही देगा कि वह अब से गांव में ही रहेगा। गांव की बारिश सच्ची बारिश है। यहाँ पानी का मोल है और मिट्टी की कीमत। गांव की बारिश गंदी नाली का बजबजाता उफान नहीं है, और ना ही सरेराह अट जाने वाले पानी का कोई चहबच्चा। गांव की बारिश ख्वाब की तामीर की तरह है, खेत की मिट्टी की ख्वाब की तामीर। अब की बार वह पिता से कह ही देगा कि वह अब से गांव में ही रहेगा। वह ख्यालों में है और इधर पीछे से तेज रफ्तार से आती एक प्राइवेट बस उस सरकारी बस को एकदम पास से तेज गति से ओवरटेक करती है। वह बस एक झटके में सरकारी बस के बाहर गिरते पानी में फैले सुंदर के हाथ को काट देती है। सुंदर का हाथ उसकी कलाई से उखड़ जाता है। कलाई से उखड़कर सुंदर का हाथ प्राइवेट बस की खिड़की में फंस जाता है। प्राइवेट बस सरकारी बस को ओवरटेक करके आगे चली जाती है। प्राइवेट बस की खिड़की में फंसा सुंदर का कटा हाथ भी उस बस के साथ साथ चला जाता है, खून में लथपथ। सरकारी बस में हंगामा मच जाता है। खून से लथपथ अपने हाथ को थामे सुंदर जोर जोर से चीखता है। बहते खून को देखकर वह बस की सीट पर निढाल हो जाता है। उसकी शर्ट और पैंट खून में सन जाती है। सरकारी बस में बैठे तमाम लोग उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। बस रुक जाती है। प्राइवेट बस एक लग्जरी बस है, एक एयर कंडीशन बस। सरकारी बस को ओवरटेक करते वक्त इस बस के ड्राइवर ने देख लिया है कि सरकारी बस के एक मुसाफिर का हाथ टूटकर उसकी बस की खिड़की में फंस गया है, पर वह बस नहीं रोकता है। उसकी बस वैसे भी 10 मिनट लेट हो गई है, वह और लेट नहीं होना चाहता है। इस तरह सुंदर का कटा हाथ उस प्राइवेट बस की खिड़की में फंसा रहता है। इस तरह वह बस अपनी तेज रफ्तार में चलती चली जाती है। उसके पास अभी वक्त नहीं। जिस खिड़की पर सुंदर का कटा हाथ फंसा है उसके किनारे दो लोग बैठे हैं। एक सलीकेदार अधेड़ उम्र औरत जो अंग्रेजी का कोई उपन्यास पढ़ रही है, और एक जवान आदमी जो कि एक बिजनेसमैन है और कान में ईयरफोन लगाए है और गाना सुन रहा है। औरत पल भर को खिड़की के कांच पर छपाके की तरह फैल गए खून को देखती है, फिर पल भर को उस फैलते खून को देखती रह जाती है। वह इत्मीनान से अपने उपन्यास को बंद करती है और कांच की ओर इशारा कर जवान बिजनेसमैन की से इशारे ही इशारे में पूछती है कि ये क्या है। जवान बिजनेसमैन खिड़की के कांच पर फैले खून को पल भर को देखता है और इशारों ही इशारों में उसे बताता है, कुछ नहीं, अरे कुछ भी तो नहीं। औरत को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। खिड़की पर अचानक लाल रंग का फैल जाना उसे अजीब लगता है। उसे नहीं पता कि यह खून है। जैसे गहरे लाल रंग का कोई रंग एकदम से कांच पर डाल दिया जाए और वह छपाके से उस पर फैलता चला जाए, बस उसे इतना ही लगता है। तेज भागती बस में हवा और बारिश के कारण वह घुलता हुआ कांच पर बेतरतीब तरीके से पीछे की ओर हवा की जानिब फैल रहा है। जवान बिजनेसमैन की बात पर औरत के चेहरे पर गैर यकीनी का जो इजहार उतरा वह फिर बना रहा। औरत के चेहरे पर ताज्जुब अंगेजी उतर आती है और कांच पर फैलते खून को देखकर वह हैरान हो जाती है। औरत कांच पर अपना सिर टिकाकर बाहर देखती है। उसे खिड़की के जंगले में फंसा सुंदर का कटा हुआ हाथ दिखता है। कटे हाथ को देखकर वह चीख पड़ती है। उसकी चीख सुन सारी बस
अचानक से उसकी ओर देखने लगती है। कहीं कोई का आवाज़ नहीं आती। खामोश बैठे लोग खामोशी से एकदम से उस औरत की ओर देखने लगते हैं जो अभी अभी चीख पड़ी थी। पास पास बैठे दो बुजुर्ग औरत की चीख पर पहले तो एकदम से औरत की जानिब देखते हैं और फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। औरत की चीख पर एक दूसरी औरत की गोद में पसरा बच्चा गुनगुनाता है। वह औरत गुनगुनाते बच्चे के सिर को सहलाती है और चीखने वाली औरत को एक पल को हिकारत भरी नज़र से देखकर अपनी नज़रें दूसरी तरफ को घुमा लेती है। अपने मोबाइल में घुसा एक जवान लड़का अपनी सीट से अपनी गर्दन उचकाकर औरत की चीख पर उसकी सीट की तरफ देखता है और फिर बस में इधर उधर उड़ती सी नज़र डालता है। सीट से ऊपर उठी उसकी गर्दन आहिस्ते आहिस्ते फिर सीट से नीचे हो जाती है। औरत की चीख पर जवान बिजनेसमैन अपना ईयरफोन उतार देता है और खिड़की के कांच के पार देखता है। उसे कांच के पार जंगले में फंसा सुंदर का कटा हुआ हाथ दिखता है। वह औरत को इशारों में कहता है, कोई बात नहीं, वह है और सब ठीक हो जाएगा। वह आहिस्ते से खिड़की का कांच खोलता है। पानी और खून की बूंदें उड़कर औरत के कपड़ों और चेहरे पर आ गिरती है। वह दोबारा चीख पड़ती है। ड्राइवर को उसकी चीख सुनाई देती है। ड्राइवर ने सुंदर के हाथ को कट कर खिड़की के जंगले में फंसते हुए देखा था। उसे पता है कि औरत क्यों चीख रही है। वह अपनी ही रो में बस चलाता चला जाता है। लेट हो गए वक्त में से उसने 5 मिनट कवर कर लिए हैं। उसे अभी 5 मिनट और कवर करने हैं। उसके पास वक्त नहीं है। जवान बिजनेसमैन पास रखे छाते की नोक से खिड़की के जंगले में फंसे सुंदर के कटे हाथ को टोंचता है। सुंदर का कटा हाथ खिड़की की लोहे की सरिया और जंगले के बीच फंसा रहता है। जवान बिजनेसमैन छाती की नोक से उसे जोर से टोंचता है। सुंदर का कटा हाथ लोहे की सरिये के नीचे फिसल जाता है। सरिये से फिसलकर वह जंगले में अटक जाता है। औरत हौले से ओह कहती है। जवान बिजनेसमैन उसे देखता सॉरी कहता है। खून की चंद बूंदें औरत के माथे से आ टकराती हैं। जवान बिजनेसमैन फिर से छाती की नोक से सुंदर के कटे हाथ को टोंचता है। औरत अपना सिर आगे कर छाती की नोक से टोंचे जाते सुंदर के कटे हाथ को देखती है। बस हरे भरे रास्ते से गुजरती जाती है। बस के शॉक ऑब्जर्वर इतने मजबूत हैं कि बस खराब रास्ते पर भी मक्खन सी चलती है। गड्ढों पर वह उचकती नहीं और ना ही उसमें उसकी तेज स्पीड का पता चलता है। औरत बस के बाहर गुजरते जंगल के नज़ारे को देखती रह जाती है। इधर सुंदर का कटा हाथ बस की खिड़की से अलग होकर रोड पर धप्प से आ गिरता है। जवान बिजनेसमैन इस तरह मुस्कुराता है मानो उसने उस औरत की कितनी बड़ी मदद कर दी है। औरत के चेहरे पर तसल्ली उतर आती है। शुक्रगुजार होने की एक अदा उसके मासूम से चेहरे पर किसी रंग सी बिखरती है। तभी उसे ख्याल आता है कि खून की कुछ बूंदें उस पर आ गिरी हैं। फिर भी वह एक बार जवान बिजनेसमैन की आंखों में देखती है। थोड़ी तसल्ली के बाद दोबारा देखती है, अब की बार मुस्कुराते हुए, आंखों में किसी अनजानी सी दुनिया की चमक को बटोरे हुए। जवान बिजनेसमैन खून की बूंदों से भरे उसके चेहरे को बड़ी मोहब्बत से देखता है। दोनों के पास सीट पर बैठा एक बुजुर्ग मुस्कुराता हुआ उस जवान बिजनेसमैन को अपना अंगूठा दिखाता है, यानी वेल डन। जवान बिजनेसमैन उसकी बात पर धीरे से इशारों में सिर झुकाकर उसका शुक्रिया अदा करता है, थैंक्स। सुंदर के कटे हाथ के गिरने के वक्त हवा में बहकर चली आई खून की और दो चार बूंदें औरत पर गिर गई थीं। इस बार उसे खून की उन बूंदों का गिरना महसूस ना हुआ। बुजुर्ग की बात में अपनी बात शुमार करते हुए वह जवान बिजनेसमैन की ओर देखती मुस्कुराती है, थैंक यू उसकी आंखों में देखते हुए कहती है। जवान बिजनेसमैन खूबसूरत है। औरत चौथी बार उसके चेहरे को देखती है, अब की बार उसकी आंखों के पार तक। तुम एक शानदार शख्स हो, वह कहती है। जवान बिजनेसमैन उसे कुछ टिश्यू पेपर देता है। औरत टिश्यू पेपर में पानी की कुछ बूंदें टपका कर चेहरे और हाथ में गिरी खून की बूंदों को साफ करती है। उसके माथे पर अब भी खून की एक बूंद है। जवान बिजनेसमैन इशारों में उसे बताता है कि उसके माथे पर अब भी खून की एक बूंद रह गई है। औरत उसे देखकर मुस्कुराती है, फिर माथे से खून की उस बूंद को टिश्यू पेपर से साफ कर लेती है। जवान बिजनेसमैन का मन खुशी से भर उठता है। उसने एक परेशान औरत की मदद की, वह निश्चय ही एक नेक बंदा है, वह सोचता है। फिर वह फिर से ईयरफोन लगाकर गाना सुनने लगता है। जब औरत चीखी थी तो प्राइवेट बस के कुछ लोगों ने उसकी तरफ यूं देखा था मानो वह कितनी जाहिल और बेशऊर औरत है। फिर अगले ही पल वे सब खुद में मगन हो गए थे। कोई मोबाइल में घुस गया तो कोई अपनी आंखों पर फिर से पैर लगाकर पुशबैक सीट में धंस गया, तो कोई फिर से खिड़की के बाहर देखने लगा, तो कोई अपने साथ बैठे मुसाफिर से फिर फुसफुसाता सा बात करने लगा, तो कोई फिर से आधे खाए चीज सैंडविच को फिर से खाने लगा। इस तरह प्राइवेट बस चलती रही बिना रुके एक सी स्पीड में। रोड पर
गिरे सुंदर के कटे हाथ के पास से एक साइकिल सवार गुजरा था। उसे थोड़ा दूर से ही रोड पर पड़ा सुंदर का कटा हाथ दिख गया था। कटे हाथ को वह किसी अजूबे की तरह से देख रहा था। कीचड़ और खून में सना रोड पर लावारिस पड़ा कटा हाथ अजीब सा दिखता था। साइकिल वाले ने एक हाथ में छाता पकड़ रखा था और दूसरे में साइकिल का हैंडल। जमीन पर गिरे कटे हाथ के पास कटे हाथ से बहुत दूर से ही साइकिल को चलाता वह गुजर गया था। रोड पर दूर जाता वह बार बार पलट पलट कर रोड पर लावारिस पड़े सुंदर के कटे हाथ को देख रहा था। वह चुपचाप चलता चला गया। दो लड़के उसी रास्ते से दौड़ते हुए गुजरे थे। इस इलाके में फौज में भर्ती होने वाली है, सो वे दौड़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुंदर के कटे हाथ के पास वे दोनों पल भर को रुके थे। एक ने अपने मोबाइल में उस कटे हाथ की फोटो खींचनी चाहिए। उसने सोचा था कि फोटो खींचकर वह उस फोटो को फेसबुक पर अपलोड कर देगा। जरूर इस फोटो पर उसे बहुत से लाइक्स और मैसेज मिलेंगे। कितनी अचरज की बात है कि रोड पर एक कटा हुआ हाथ पड़ा है। यह बात उसे रोमांच से भर देती थी। रोड पर लावारिस पड़े सुंदर के कटे हाथ को देखकर वह कुछ ऐसा कर रहा था मानो उसने कितनी अजूबी चीज देख ली हो। फोटो खींचने उसने अपना मोबाइल निकाला ही था कि उसके दोस्त ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। पता नहीं क्या मामला है, कहीं कोई पुलिस वुलिस का लफड़ा हो गया तो खासा लेने के देने पड़ जाएंगे। 3 रोज बाद फौज की भर्ती का इम्तिहान देना है। पुलिस के चक्कर में कौन पड़े। ऐसे में फौज की नौकरी की सारी तैयारी भी धरी की धरी रह जाएगी। वे दोनों चुपचाप वहां से चले गए। उस रास्ते से एक साधु महाराज की सवारी भी निकली थी। आगे आगे पालकी में साधु और पीछे पीछे तमाम उनके भक्तगण। भक्तगण भजन गा रहे थे। वे सब नहा धोकर निकले थे। बारिश में साधु जी नदी पार नहीं करते हैं, वे यहीं रहेंगे पास के गांव में। उसकी सारी तैयारियों में वे सब लगे थे। रोड पर पड़ा सुंदर का कटा हाथ देखकर उनमें से 2-4 जवान लड़कों ने पूरे मजमे को रोड के एक तरफ से ही रोड को पार करने की हिदायत दी। कटे हाथ से थोड़ा दूर वे एक लाइन बनाकर खड़े हो गए ताकि नहाए धोए धर्म के काम में लगे लोग, इन सब लोगों में से कोई भी इस कटे हाथ की तरफ ना आ जाए। साधु और उनके भक्तों का मजमा धीरे धीरे गुजरता गया। सारे जहान में सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जिन्हें रोड पर लावारिस पड़े सुंदर के सारे जहान में सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जिन्हें रोड पर लावारिस पड़े सुंदर के कटे हाथों में दिलचस्पी थी, जो लगातार रोड पर पड़े सुंदर के कटे हाथ को देख रहे थे, बड़े ही मन से, बड़ी ही तमन्नाओं से भरी नजरों के साथ। ना तो साइकिल वाले को, न फौज की नौकरी के लिए दौड़ भाग में लगे उन जवान लड़कों को, और ना ही साधु और उनके भक्तों के मजमे को पता था कि जब वे सब इधर से गुजर रहे थे तो ये दोनों लोग रोड पर लावारिस पड़े सुंदर के कटे हाथ को टकटकी लगाकर देख रहे थे। इनमें से पहला था एक विशाल उकाब, जो आसमान में गोल गोल चक्कर लगा रहा था। उकाब के बड़े बड़े पंख थे और कैंची से भी तेज चलने वाली धारदार चोंच। उसने रोड पर पड़े सुंदर के कटे हाथ को दूर से ही देख लिया था। दूसरा था एक कुत्ता, जो रोड के पास एक खेत में खड़ा था। रोड पर पड़े सुंदर के कटे हाथ को देखकर उसकी लार टपक रही थी। पर इस बीच सरकारी बस वहां आ रही थी, वही सरकारी बस जिसमें अपने टूटे हाथ को पकड़े दर्द से कराहता सुंदर बैठा था। उकाब और कुत्ते दोनों ने बस को पास आकर रुकते देखा था, पर बाजी उकाब के हाथ न लगी। इससे पहले कि कोई बस से उतरता, कुत्ता तेजी से दौड़ता रोड पर आया और सुंदर के उस कटे हाथ को अपने जबड़े में दबाकर भाग खड़ा हुआ। कहते हैं उकाब और कुत्ता बहुत देर से इस जगह को ताक रहे थे, उस वक्त से जब वह प्राइवेट लग्जरी बस यहां से गुजरी थी। प्राइवेट लग्जरी बस के गुजरने के बाद अक्सर उन्हें रोड पर कुछ ना कुछ मिल जाता था। कभी प्राइवेट लग्जरी बस से कुचले गए किसी जानवर की लाश, तो कभी बस की भयावह टक्कर से दूर छिटक कर अधमरा हो गया कोई जीव। कभी उस बस के गुजरने के बाद ऐसा भी हुआ कि रोड पर लिथड़ी किसी की खून में सनी आते रोड पर पड़ी मिल गई। कभी जमीन पर बिखरे कटे फटे अंग मिले, कभी बस के टायरों में लिपट कर दूर तक रोड पर सना हुआ भेजा मिल जाता, तो कभी कोई मांस का लोथड़ा। यह इलाका इन दोनों का इलाका था, उकाब का भी और कुत्ते का भी, और वे उस लग्जरी प्राइवेट बस के गुजरने का इंतजार करते थे ललचाई नजरों से। जो कुत्ता सुंदर के कटे हाथ को अपने जबड़े में दबाकर भाग खड़ा हुआ था, वह कुत्ता गली का कुत्ता न था। उस कुत्ते का अपना इलाका था। हग मूत कर उसने अपने इलाके की चौहद्दी बनाई थी। दूसरे कुत्ते उसके हगे मुते की बदबू पाकर दूर से ही जान जाते थे कि यह उस कुत्ते का इलाका है, कि सामने की तरफ उसके इलाके की चौहद्दी है, उसके पार बस उसका ही इलाका है। उसके हगे मुते की बदबू दूर दूर तक फैलती थी। वह और उसके गैंग के कुछ दूसरे कुत्ते उसके इलाके की चौहद्दी की हिफाजत करते थे। उस चौहद्दी की तरफ आने वाले हर तरफ दूसरे कुत्ते को वे फाड़ डालने की को बेताब थे। हर शख्स
हर शख्स पर जो उस कुत्ते की चौहद्दी की तरफ आता था, वे न सिर्फ भौंकते थे बल्कि अपनी पीठ के बाल खड़े कर और अपने खूंखार जबड़े दिखाकर उसे डराते थे। कुत्ते के कैनाइन दांत लंबे और पैने थे। उसके जबड़ों में गजब की ताकत थी। उसके खून में तमाम बीमारियों के जरासीम थे। उसकी आंखों में लाल लाल खून की बेहिसाब लकीरें दिखती थीं। उसके कान खड़े रहते थे। उसके मुंह में लार गिरती रहती थी। उसकी लार जहरीली थी। उसमें रेबीज के जरासीम थे। उसके पंजे बड़े थे। उन पंजों में बड़े लंबे नाखून थे। दूसरे तमाम लोग उससे बेतरह खौफ खाते थे। वे उस कुत्ते को गुंडा कुत्ता कहते थे। सुंदर जब बस से उतरा तब तक वह गुंडा कुत्ता उसका कटा हाथ अपने जबड़े में दबाए वहां से भाग खड़ा हुआ था। सुंदर ने अपने कटे हाथ को बाहों में थाम रखा था। अपनी कटी बाहों को थाम रखा था। कलाई के आगे से हाथ गायब था। खाल का टुकड़ा लटक रहा था। लाल लाल मांस दिख रहा था। सरकारी बस के किसी हमसफर ने उसके कटे हाथ पर गमछा बांध दिया था। एक औरत ने अपनी चुन्नी से उसके गमछा लिपटे कटे हाथ को लपेटकर उसके कंधे और गर्दन से बांध दिया था। एक आदमी ने उसकी कलाई के ठीक ऊपर जहां से उसका हाथ कटा था एक लंबा रुमाल कसकर बांधा था ताकि उसमें से और खून न निकले। सुंदर ने पल भर को कटे हाथ को अपने जबड़े में दबाकर ले जाते उस गुंडे कुत्ते को देखा। उसे हथेली पर बेंत के घाव पर पट्टी करने वाला वह डॉक्टर याद आया। बहादुर लड़का। उसकी बात उसके जहन में दो तीन बार और गूंजी। बहादुर लड़का। उसे पल भर को गुस्से से बजबजाता उसका अंग्रेजी का टीचर दिखा। सुंदर एक तरफ को थूक दिया और चीखता चिल्लाता उस कुत्ते के पीछे भाग खड़ा हुआ। उसे भागता देख सरकारी बस के कुछ दूसरे मुसाफिर भी उसके साथ उसके पीछे पीछे भागने लगे। एक आदमी ने अपने हाथों में लाठी थाम ली। उसे देख उनमें से कुछ ने अपने हाथों में पत्थर उठा लिए। कुछ और लोगों ने पास एक दो ला कुछ और लोगों के पास एक दो लाठियां थीं। वे उसे थामने दौड़ पड़े। वे सब उस ओर भागने लगे जिस ओर गुंडा कुत्ता भागते हुए गया था। इतनी तकलीफ में भी सुंदर चिल्लाता गुर्राता हुआ उस गुंडे कुत्ते के पीछे भाग खड़ा हुआ था। उसके पीछे बस के दूसरे लोग भी हाथों में लाठी और पत्थर उठाए चिल्लाते हुए दौड़ पड़े थे। गुंडा कुत्ता अपने जबड़े में सुंदर का कटा हाथ दबाए दौड़ा चला जा रहा था। उसके पीछे चीखता चिल्लाता सुंदर और उसके पीछे सरकारी बस के तमाम लोग। बारिश तेज हो गई थी। हर तरफ पानी के चहबच्चे और कीचड़ दिखती थी। लोगों का चिल्लाना हुजूम लोगों का चिल्लाता हुजूम उस घनघोर बारिश में गुंडे कुत्ते के पीछे दौड़ता जाता था। पर तभी दर्द के मारे सुंदर वहीं बैठ गया। गीली जमीन पर बारिश में भीगता जमीन पर उकड़ू बैठा हुआ दर्द के मारे जोर जोर से चीख रहा था। सरकारी बस वाले आदमियों में से एक उसके पास आकर खड़ा हो गया। बाकी सब उस गुंडे कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ते रहे। दौड़ते दौड़ते गुंडा कुत्ता हांफने लगा। सुंदर के कटे हाथ को मुंह के जबड़े में दबाए दबाए दौड़ना अब उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसने फिर एक दूसरी चाल चली। वह अपने इलाके का गुंडा कुत्ता था। हर कोई उससे खौफ खाता था। उसे लोगों को डराने की कई कई तरकीबें आती थी। उसने सुंदर के कटे हाथ को जमीन पर रख दिया और उसके ऊपर अपनी टांगे फैलाकर खड़ा हो गया। उसने अपने पीठ के बाल खड़े कर लिए और अपनी पूंछ सीधी ऊपर को तान ली। अपने जबड़े को उसने पूरा खोल लिया, इस तरह कि उसके सारे कैनाइन दांत बाहर को दिखने लगे। आंखें फैलाकर वह पहले तो गुर्राने लगा और फिर जमीन को अपने नाखूनों से उधेड़ता जोर जोर से भौंकने लगा। घनघोर बारिश में वह और भी खौफनाक दिखता था। सरकारी बस से भागते आते लोगों में से एक ने उसकी ओर जोर का पत्थर फेंका था। पत्थर गुंडे कुत्ते के पास कीचड़ में आकर धपाक से गिरा था। पत्थर के गिरने के साथ ही अपने जबड़े को पूरा खोलकर और जमीन को अपने नाखूनों से उधेड़ता वह गुंडा कुत्ता बेहद खौफनाक तरीके से भौंकने लगा। पत्थर फेंकने वाला वह शख्स मटमैली धोती और उस पर बरसों की रगड़ खाई बदरंग बंडी पहने अजीब सा दिखता था। उसके काले चेहरे पर गुस्से की लकीरें थीं और वह दूर से ही गाली देता गुंडे कुत्ते पर चिल्ला रहा था। दोनों हाथों में पत्थर पकड़े अपने हाथों को आसमान की ओर उठाए वह जोर जोर से चिल्लाता था। चिल्लाते वक्त उसके पीले मटमैले दांत एकदम से दिखते थे। उसकी आवाज उस घनघोर बारिश में भी आसमान तक गूंजती थी। उसने इतनी जोर से पत्थर फेंका था कि अगर वह गुंडे कुत्ते को लग जाता तो उसकी हड्डी टूट जाती। उसके पीछे पत्थर उठाए सरकारी बस से दौड़ते चले आ रहे चीखते चिल्लाते लोगों का हुजूम था। एक कम उम्र का जवान लड़का था। उसने अपने दोनों हाथों में पत्थर उठा रखा था। एक हाथ में ईंट का आधा टुकड़ा और दूसरे में एक साबुत पत्थर। वह बार बार चिल्ला रहा था, मारो मारो, इस पागल कुत्ते को मारो। उसकी आवाज बारिश के उस
गनगनाते शोर में भी साफ सुनाई देती थी। हाथ में पकड़े लाठी वाला आदमी ठीक गुंडे कुत्ते के सामने आकर खड़ा हो गया था। उसने अपनी हाथ में मजबूती से लाठी पकड़ रखी थी। उसने जमीन पर उस लाठी को ठोंक कर उसे मजबूती से अपने हाथों में पकड़कर खड़ा हो गया। गुंडे कुत्ते की आंखों में नफरत थी और उस आदमी की आंखों में गुस्सा। कुत्ता भौंकता था और वह एक पल को सिर्फ इसलिए रुका था कि गुंडे कुत्ते के जबड़े पर वह किस एंगल से वार करे जिससे उसका जबड़ा टूट जाए। गुंडे कुत्ते ने देखा कि वे तमाम और लोग भी सरकारी बस से उतरकर उसके पीछे पीछे भागते हुए आ गए हैं। उन सब के हाथों में पत्थर है। बारिश तेज हो गई थी। गुंडा कुत्ता यह जानता था कि कि किनसे वह जीत सकता है और किनसे नहीं। उसका अनुमान एकदम सही है। उसे लौटकर जाना ही होगा। वह 2 कदम पीछे हटता है और दौड़कर भाग खड़ा होता है। बहुत से पत्थर उसकी ओर लपकते हैं। एक पत्थर उसके पैर पर पड़ता है। वह कें कें करता लंगड़ाता सा भागता भागता जाता है। 2 रोज बाद अपने इलाके के दूसरे कुत्तों को उसने कहा, पत्थरबाजों के मुंह क्या मुंह लगना पत्थरबाजों के। फिर वह गुर्राता सा बोला था, बताओ भला, सरकारी इस बस से उतर कर आए थे ये सब पत्थरबाज। गुंडा कुत्ता कहता है। बाकी सब कुत्ते उसकी बात पर अपनी पूंछ हिलाते हैं। जमीन पर पड़ा सुंदर का कटा हाथ बारिश में भीग रहा है। उस पर लिपटी मिट्टी पानी की बौछार में बह गई है। जमा हुआ खून धीरे धीरे बारिश के पानी में घुलकर बह रहा है। सुंदर उस कटे हाथ के पास उकड़ू बैठा है। उसके आसपास सरकारी बस से आए 2-4 लोग खड़े हैं। कटे हाथ पर लिपटी मिट्टी और धूल धुलती जाती है और उस कटे हाथ की हथेली पर टीचर की बेंत की चोट का निशान दिखने लगता है। बारिश में धुलने के बाद वह निशान कटे हाथ की मर चुकी खाल पर एकदम साफ दिखता है। सुंदर को स्कूल के अहाते में काट कर गिरा दिए गए पेड़ की सूखती डालियां याद आती हैं। वह अपने कटे हाथ की बेजान उंगलियों पर गिरती पानी की बूंदों को टकटकाता सा देखता है। उसे स्कूल के अहाते में बिखेरे गए जहरीले दानों को चुगते परिंदे दिखते रहते हैं। जहर के असर से वे लड़खड़ाते हैं। उनके पंख फड़फड़ाते हैं। मुंह खुलता है, बंद होता है। गिरते वक्त उनकी आंखें खुली रहती हैं। आसमान को ताकती वह पल भर को जमीन पर पड़े अपने कटे हाथ की बेजान उंगलियों पर फिसलती पानी की बूंदें देखता है। किसी साफ सुथरे से दिन में स्कूल के अहाते में जलाई जाती हैं परिंदों की लाशें। वे उन्हें एक ढेर की शक्ल में इकट्ठा करते हैं, फिर किसी कोने में उन सबको जलाते हैं। आसमान साफ होता है, रोशनी से भरा। उसी आसमान में उड़ता फिरता है उनकी जलती लाशों से उठता धुआं, उनकी हड्डियों और पंखों से उड़ती राख। साफ आसमान में काले भूरे बादल बनकर उड़ती है उनकी जलती लाशों से उठता धुआं और राख। तमाम जगहों पर गिरती रहती है आसमान से उड़ती आती राख। आसमान से गिरती जली लाशों की राख बेआवाज गिरती है। राख के गिरने की भी कहीं आवाज होती है भला? क्या फर्क अगर वह जली लाशों की राख ही हो तो? इस तरह सब कुछ चुपचाप चलता है। किसी को पता नहीं चलता। पता चलने के लिए आवाज का आना जो जरूरी है, बेआवाज पर क्या पता चले भला? वह राख गिरती रहती है खेतों में, घरों की ढलुआ छतों पर, चिमनियों पर, चौराहों पर, ट्रेन की पटरियों पर, दरख्तों के पत्तों पर, खेल के मैदानों पर और फुटपाथों पर। रोजमर्रा के काम में लगा कोई शख्स पल भर को नजर उठाकर देखता है आसमान से गिरती राख को और फिर अपने काम में लग जाता है। उसके पास कोई उपाय नहीं कि वह जान पाए कि यह राख लाशों के जलने से उठी राख है। इस तरह दुनिया चलती रहती है। सुंदर के कटे हाथ में दिखते हैं गुंडे कुत्ते के दांतों के निशान। हथेली की मर चुकी खाल पर गुंडे कुत्ते के कैनाइन दांतों के निशान जगह जगह बने हैं। उन निशानों की उधड़ी खाल में से झांकता है हमेशा के लिए खामोश हो चुके हाथ का गुलाबी मांस। गुंडे कुत्ते के कैनाइन दांतों से जगह जगह से फटकर उधड़ चुकी खाल के लटकते कतरे। उसे परिंदों के जलाए जाते आशियाने याद आते हैं। उससे उठती लपटें उसे दिखती हैं और वह जमीन पर पड़े अपने कटे हाथ में दिख रही बेंत की चोट के निशान को छू कर देखना चाहता है। वह पल भर को हथेली पर बने बेंत की चोट के निशान देखता है और अपने बाएं हाथ की हथेली से अपने मुंह को छिपा लेता है। तेज बारिश में उसके सुबुकने की आवाज सुनाई नहीं देती। घोंसलों से निकलकर फेंके जाते परिंदों के अंडे और जूतों के नीचे कुचले जाते अंडों का एक बहुत पुराना नजारा उसकी आंखों के सामने से गुजरता जाता है। कटकर मर चुके हाथ में लग्जरी प्राइवेट बस का कोई निशान नहीं है।
जवान बिजनेसमैन ने बहुत सावधानी से उसे बस की खिड़की के कांच पर से उस कटे हाथ को, सुंदर के कटे हाथ को हटाया था। उसने छाते की नोक से उसे इस तरह अलग किया था कि सुंदर के कटे हाथ पर उसका कोई निशान न बने। वह सबूत बनाने और न बनाने के भेद को समझता है। यह उसके बिजनेस का बुनियादी उसूल है। भरी हुई आंखों से धुंधला जाते मंजर में सुंदर को लगता है मानो 7 समंदर पार के वर्ड्सवर्थ नाम के किसी कवि के वे अल्फाज दिख रहे हैं। अब भी कहीं दूर और अपनी शर्ट की बाह से आंख पोंछ वह उसे अटकता सा पड़ता जाता है। ब्लिस, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। उन अल्फाजों के साथ उसे वे कुकुरमुत्ते दिखते हैं जो स्कूल के अहाते में सूख चुके पेड़ की बेजान लकड़ी पर उक आए थे और आसमान की ओर मुंह बाए भीगते थे बारिश में। सरकारी बस से उसके साथ आया मैली धोती और बंडी वाला शख्स उसे उठाता है, उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है। वे सब फिर उस बस की तरफ चल पड़ते हैं। घर में सुंदर के पिता उसके सिर पर हाथ रखते हैं। तेरा बाप अभी जिंदा है, क्यों मन छोटा करता है रे? यहां शहर में भी कोई नौकरी मिल ही जाएगी। सुंदर के पिता सुंदर के कटे हाथ से अपनी नजरें चुराते हैं। सुंदर का कटा हाथ उसकी शर्ट की आस्तीन से बाहर निकला हुआ है। दरवाजे के पीछे से सुंदर के माँ की सुबकने की आवाज आती है, जो चाय बनाने का कहकर गई और दरवाजे के पीछे जाकर खड़ी हो गई थी चुपचाप। ना पिताजी, गांव तो मैं जाऊंगा ही, अब वहीं रहूंगा। कुछ इस तरह कहता है सुंदर, मानो नाराज हो, जान चुका हो अपनी नाराजगी की ठीक ठीक वजह, मानो अब खुद को जब्त न करना चाहता हो। ये कहानी जख्मी कुहन थोड़ी लंबी है और आप सबका शुक्रिया कि इतने धैर्य के साथ आप लोगों ने इसको सुना। हाँ, आप कह रहे हैं जगन्नाथ की जिस गुंडे कुत्ते का नैरेटिव वो अवसर की तलाश में ही रहता है। शुक्रिया साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से मुलाकात होगी ही। थैंक यू।